अगर कोई नया इन्वेस्टर एमटीएफ यूज करना चाहता है तो प्रोसेस क्या होता है? कई बार लोग कहते हैं अभी मार्केट गिर रही है, थोड़ा पेशेंस से काम लो। देखिए, लोग क्या कहते हैं वो उस पर नहीं चलना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है लोगों के मन में कि मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, क्या मैं एमटीएफ स्टार्ट कर सकता हूँ? मिनिमम मार्जिन क्या होता है इसमें, एक एवरेज मार्जिन परसेंटेज क्या होता है? ये मैटर नहीं करता कि पास 5,000 रुपए हैं या 5 लाख है या 5 करोड़ है। आपको नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है कि उसके अंदर कोई फंडिंग फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंसिडेंटल फंडिंग जरूर होती है, जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में पूरा पैसा कस्टमर को लगाना होता है। बट अक्सर हम मार्केट में सुनते हैं लिवरेज का यूज करो, कैपिटल को इफिशिएंटली डिप्लॉय करो, पर इसका मतलब क्या होता है और आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं और ये किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर्स के लिए? इन सब बातों को आज हम इन डिटेल समझेंगे। I have curated a few questions especially for this session. This session is to demystify MTF for the investors at large, and for this we have a very experienced person, Mr. Virendra Arora, Chief Operating Officer of Master Capital Services Limited. He has a very vast experience and has a very good knowledge, and he has a very good rapport in this industry. These questions will cover both types of audience, like who are novice and who have good experiences. I would like to introduce myself. My name is Inam Bukhari, and I'm here as a Senior Vice President Operations. MTF बेसिकली इसका जो ओरिजिनल जो एक्चुअल नेम है वो है सेबी MTF। जैसा कि नाम से ही आपको लगेगा कि अप्रूव्ड बाय सेबी, सो दिस इज like designed and approved by SEBI only. So this is not like designed by market participants. And the full form of MTF is margin trading facility या margin trading funding आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये डिलीवरी फंडिंग के लिए है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या है कि कंफ्यूज करते हैं नाम से कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव मार्जिन, डेरिवेटिव लाइक इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये डेरिवेटिव मार्जिन्स की फंडिंग के लिए नहीं है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट सिर्फ डिलीवरी फंडिंग के लिए है। एंड मार्जिन से भी कुछ इन्वेस्टर्स कंफ्यूज करते हैं कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोलेट्रल, जो पोर्शन फंडेड बाय इन्वेस्टर या क्लाइंट होता है। जो पैसा क्लाइंट लगाता है उसे मार्जिन बोलते हैं, और जो पैसा ब्रोकर लगाता है उसको वो फंडिंग बोला जाता है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कुछ पैसा खुद लगा करके बाकी ब्रोकर से फंडिंग ले सकते हैं। सर, इट्स वेरी नाइस। आपने पहले ही क्वेश्चंस में हमारे 2-3 पॉइंट्स को काफ़ी इन डिटेल समझाया है। लाइक इट्स अ सेबी approved product, सेबी MTF. इट्स नॉट अ ब्रोकर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। सो हम लोगों के लिए ये इजी रहेगा कि जिस प्रोडक्ट को हम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये सेबी से अप्रूव्ड है। नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है कि उसके अंदर कोई फंडिंग फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंसिडेंटल फंडिंग जरूर होती है, जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में पूरा पैसा कस्टमर को लगाना होता है। बट एज पर सेबी रेगुलेशन मिनिमम 20% बिफोर entering into any transaction, before placing order, minimum 20%, depending upon the VAR and ELM, like margins prescribed by SEBI and exchanges, depending upon that, depending upon the volatility and quality of the stock also. तो 20 से 30-40% तक मार्जिन कस्टमर को देना होता है। बाकी डिफरेंस उसको नेक्स्ट डे देना है कस्टमर को। बट जो मैक्सिमम टाइम मिलता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी ट्रेड में वो 5 डेज का टाइम है। अगर आप नेक्स्ट डे पैसा फंड पेइंग से पहले यानी अर्ली मॉर्निंग तक नहीं देते हैं तो वो शेयर्स एक डिफरेंट अकाउंट में, जिसको कुस्पा अकाउंट बोलते हैं, क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट, कुस्पा अकाउंट में के फेवर में वो प्लेज हो जाते हैं। प्लेज एमटीएफ में भी होते हैं। एमटीएफ में मार्जिन फंडिंग अकाउंट, एमटीएफ फंडिंग अकाउंट होता है, उसके फेवर में प्लेज होते हैं। बट कुस्पा अकाउंट जो
वो है, उसका नेचर क्या है कि वो 5 दिन के लिए ही प्लेज होते हैं। ओके 5 डेज बाद ऑटोमेटिकली वो प्लेज रिमूव हो जाता है, यानी 5 डेज के अंदर कस्टमर को अपना बैलेंस जो अमाउंट है वो पूरा पे करना है। अगर वो पे नहीं करता तो ब्रोकर उसको सेल करेगा, स्क्वेयर ऑफ करेगा पोजीशन को, डिलीवरी को, उसमें चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। अगर मार्केट बीच में क्रैश होती है या वो पर्टिकुलर शेयर बीच में डाउनफॉल में आता है, तो 5 दिन के पहले भी ब्रोकर उसको स्क्वेयर ऑफ कर सकता है, डिलीवरी को सेल कर सकता है। बट एमटीएफ में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है 5 डेज की। एमटीएफ में कोई ऑटो रिमूवल ऑफ प्लेज नहीं है, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। इन्वेस्टर जब तक के मार्जिन को मेंटेन कर रहा है तब तक वो उसे होल्ड कर सकता है। अच्छा सर, इसमें मार्जिन भी वो दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, यूज कैश में भी, और अगर क्लाइंट कैश नहीं लाना चाहता, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्लाइंट हैज अ आइडियल स्टॉक इन डीमैट, तो क्लाइंट उससे इसका डबल बेनिफिट एक्सप्लोर कर जी सकता है। बिल्कुल। अगर क्लाइंट के पास कैश नहीं है या वो कैश नहीं देना चाहता है, उसके पास कोई दूसरे स्टॉक्स हैं जो फुल्ली पेड स्टॉक्स हैं, उसके पास फ्री स्टॉक्स हैं, किसी के फेवर में प्लेज नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए उसने शेयर रखा हुआ है, शेयर ग्रुप 1 सिक्योरिटीज का होना चाहिए। ओके ग्रुप 1 से हमारा मतलब है कि सेबी एक कैटेगरी डिफाइन करती है, कैटेगरी 1 बोलते हैं या ग्रुप 1 बोलते हैं या अप्रूव्ड सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। तो अगर वो उस लिस्ट में शेयर है तो वो दे सकते हैं, उसको भी एज अ कोलेटरल वो प्लेज करेंगे। वो डिफरेंट अकाउंट में प्लेज होता है, उसको मार्जिन प्लेज बोला जाता है। उस केस में, पहले वाले केस में क्या था कि अगर वो सपोज 1 लाख रुपया फंड दे रहे हैं और 4 लाख का स्टॉक ले रहे हैं तो 3 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। इस वाले केस में क्योंकि वो फंड कुछ नहीं दे रहे हैं, यस सिर्फ नॉन कैश इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, यानी आपको नॉन कैश कोलेटरल बोलते हैं। अगर वो नॉन कैश कोलेटरल दे रहे हैं तो पूरा 4 लाख पर ओके, वो इंटरेस्ट पे करना that's a very interesting point, sir. If I have a strategy and if I have a study on functional part of the company, then I can bet on that, and I'm seeing the opportunity, and I do not want to invest any fresh money in this, but by using my ideal stock, I can avail that benefit from the market. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes. ये फैसिलिटी उस टाइप के लिए इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए स्टॉक्स बाय करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और कैपिटल पूरा नहीं लगाना चाहते हैं। आइदर उनका कैपिटल किसी दूसरे बिजनेस में या दूसरे स्टॉक्स में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, या कुछ और एसेट्स में उन्होंने कैपिटल डिप्लॉय करके रखा है जहाँ से उनको इंटरेस्ट या कुछ रिटर्न आ रहा है, या इवन अगर वो बेट लगाना चाहते हैं, मार्केट उनको कोई कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है किसी स्टॉक को लेकर के या मार्केट को लेकर के, और वो मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं उसका, उनके पास 100 रुपया है लेकिन 400 रुपये का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इतना कन्विक्शन है कि ये मार्केट अपवर्ड जाना ही है या पर्टिकुलर स्टॉक अपवर्ड जाना है, तो वो ये इसको अवेल कर सकते हैं। But that means leverage यूज करना चाहते हैं, और बिल्कुल ठीक। लेवरेज यूज करके वो 1 रुपये में 4 रुपये का एक्सपोजर लेंगे, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो बिल्कुल, सकता है। तो अगर लेवरेज यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं, अपने फंड से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और दूसरी साइड में उन्होंने कुछ बैकअप नहीं रखा है, बैकअप इन द सेंस के अगर आपके पास कोई मूवेबल एसेट है या कोई स्टॉक्स हैं जिनको कि आप एडवर्स कंडीशन में इनकैश करके और टॉप अप कर सकते हैं मार्जिन, वो भी नहीं है, तो देखिए प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा हैं और लॉस के चांसेस। डेफिनेटली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द प्रैक्टिकल यूज एंड द प्रोसेस। अगर कोई नया इन्वेस्टर एमटीएफ यूज करना चाहता है तो प्रोसेस क्या होता है? अकाउंट में लाइक उसने अकाउंट ओपनिंग की, उस टाइम पे ही उसको सब कुछ हो जाता है? अगर उस टाइम पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं की है तो क्या बाद में भी वो करा सकता है? दोनों तरह से कर सकते हैं। जब आप अकाउंट खोल रहे हैं, डिजिटल मोड से खोल रहे हैं या फिजिकल मोड से खोल रहे हैं, तो उसके अंदर सेगमेंट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। एमटीएफ सेगमेंट सेलेक्ट किया आपने, अगर वहाँ आपने उस टाइम आपने डिसीजन नहीं लिया था सेगमेंट एक्टिवेट कराने के लिए, या उसको मिस कर गए, बाद में करना चाहते हैं, या आपका पुराना अकाउंट है जब एमटीएफ फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी इंडिया में, पुराना अकाउंट है, अब आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप उसको सेगमेंट एक्टिवेशन ऑप्शन में जा कर के
फिजिकली भी कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि डिजिटल मोड से ही करें। तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं अपने जिनसे भी आपका कांटेक्ट है, अपने आरएम को, अपने डीलर को, और हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना लॉगिन करके और वहाँ से आप ये MTF कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसमें एक्टिवेशन कर सकते हैं। बिकॉज एज पर सेबी रेगुलेशन कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट इज मैंडेटरी। तो डिजिटल मोड से कंसेंट आता है और उसके बाद कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें क्लाइंट को डिलीवर करना होता है, लाइक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, डूज एंड डोंट्स वगैरह, वो हम क्लाइंट को डिजिटल मोड से भेजते हैं। Like write an obligation of client and write applications of the करेक्ट, brokers. करेक्ट। Yes. एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड, Risk involved. Yes. रिस्क डिस्क्लोजर। Yes. यस, सर आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये न्यू इन्वेस्टर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और कितने आसानी से कर सकते हैं। इज इट डू इट योरसेल्फ? तो आपने एक्सप्लेन किया कि ये जी जी, वो हमारी वेबसाइट पर जाएंगे हाँ। और अपना सिंपल एक लॉगिन करेंगे, उसके बाद सिंगल पॉइंट लॉगिन होता है उसके अंदर, वहाँ सब ये कार्ड्स आ जाते हैं कि आपको बैंक मॉडिफाई करना है, MTF एक्टिवेट करना है। फॉर द मॉडिफिकेशन, और जो न्यू जर्नी ऑनबोर्डिंग का न्यू वो जर्नी तो ऑनबोर्डिंग में आपको KYC के टाइम आपको सेलेक्ट करना है MTF। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस नाउ। यस। थैंक्स थैंक्स सर। अभी सर एक क्वेश्चन और आता है, लाइक जैसे वर्ड लिवरेज यूज करते हैं हम लोग, तो वर्ड लिवरेज जो है वो डेरिवेटिव्स में भी होता है, बिकॉज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स स्पेशली बनाया हुआ है, डिराइव किया हुआ फ्रॉम द अंडरलाइन। तो क्या एमटीएफ भी किसी से डिराइव किया हुआ है या थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें? देखिए, MTF किसी चीज का डेरिवेटिव नहीं है। अगर वहां पर क्या है, आप रिलायंस इज द अंडरलाइन एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिलायंस are derivatives of Reliance, Yes. right? Here there are this thing modes, Yes. two modes only, not two products. Okay. So one is buying with your own funds, Yes. and one is buying with somebody else's funds. So product is same, the mode is different. That is the only difference. That means this is not allowed for F&O, and it is also very clear sir कि F&O में तो ऑलरेडी लिवरेजेस हैं। जी जी। तो जो लिवरेजेस अवेल करना है और जिसमें F&O नहीं है वो स्क्रिप्ट ग्रुप 1 की है, तो उसमें हम ये MTF प्रोडक्ट को F&O जैसा ही यूज कर सकते हैं, एक पार्ट ऑफ टोटल एक्सपोजर का पार्ट एज ए मार्जिन पे करके। आप एक तरह से कह सकते हैं कि F&O आप कर रहे हैं, वहां पर भी आपको लिवरेज मिल रहा है, वहां भी आप 10 से 20% 25% दे करके आप उतना एक्सपोजर ले रहे हैं इक्विवेलेंट टू द स्टॉक, और वहाँ एक एक्सपायरी होती है, यहाँ एक्सपायरी नहीं है, यहाँ आपकी चॉइस है आपको कितना दिन रखना है। एक अनदर एडवांटेज। जी नहीं, दिस इज ओनली प्योरली फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है लोगों के मन में कि मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, क्या मैं MTF स्टार्ट कर सकता हूँ? मिनिमम मार्जिन क्या होता है इसमें, एक एवरेज मार्जिन परसेंटेज क्या होता है? देखिए, ये मैटर नहीं करता कि पास 5,000 रुपए हैं या 5 लाख हैं या 5 करोड़ है। आपको एक 20 से 30% के बीच में रफली 30 to 35% एवरेज रहता है मार्जिन। मिनिमम मार्जिन एज पर सेबी गाइडलाइन 20% है, सब्जेक्ट टू वेयर मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क, प्लस ELM मार्जिन। वेयर प्लस ELM नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवांस मार्जिन के लिए यूज होता है फॉर्मूला, MTF के लिए, डेरिवेटिव स्टॉक्स के लिए ELM को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज रिलायंस का वेयर यानी वैल्यू एट रिस्क 15% है और ELM यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। सर मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा, ये वैल्यू एट रिस्क क्या है एक न्यू इन्वेस्टर के लिए? ये एक थोड़ा शॉर्ट में सर ये एक फॉर्मूला है एक रिस्क निकालने का, कि कोई स्टॉक अगर कोई इन्वेस्टर बाय कर रहा है तो नियर फ्यूचर में उसमें कितना डाउन साइड का रिस्क है। Okay. ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, साइंटिफिक कैलकुलेशन से ये कैलकुलेट होता है। इसको कैश मार्केट में वैल्यू एट रिस्क फॉर्मूला से मार्जिन्स कैलकुलेट होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में स्पैन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस से होते हैं। तो सपोज कीजिए रिलायंस का वैल्यू एट रिस्क वेयर मार्जिन 15 आता है और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अभी रियल टाइम सेटलमेंट नहीं है,
फंड्स का, सिक्योरिटीज का, एक दिन 2 दिन लगता है। अब तो सब में एक दिन होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे पर हो जाता है। तो वो एक दिन को कवर करने के लिए, जो कि पहले T+2 होता था, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक रिकमेंड किया गया थ्रू दी कमेटी। तो 2 तरह के मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन भी बोलते हैं इनको, वेर या ELM भी बोलते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, डेरिवेटिव स्टॉक का एग्जांपल ले रहे थे कि 15 अगर वेर है, 5 ELM है, तो 5 into 3 15 प्लस 15 30 लगेगा। कोई नॉन डेरिवेटिव शेयर है, XYZ शेयर है, तो उसका 5 into 5, अगर 4 है तो 4 into 5 वो 20 हो जाएगा, प्लस उसका जो वेर है 12 13 15 जो भी है, सपोज 15 है वेर एंड 4 ELM है, तो 4 into 5 20 प्लस 15 35। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि सारे स्टॉक्स का अगर एवरेज निकालें तो रफली 30 to 35%, यानी आप अगर ब्लू चिप और नॉन ब्लू चिप मिक्स कर रहे हैं तो आप अप टू 3 टाइम तक एक्सपोजर ले सकते हैं, और अगर प्योरली ब्लू चिप में काम कर रहे हैं तो 4 to 5 टाइम्स तक आप अपने फंड्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो क्या सर आप सजेस्ट करेंगे कि ओवर लिवरेजिंग करना चाहिए, लाइक इफ ब्रोकर इज अलाउइंग 4 टाइम्स और 5 टाइम्स एक्सपोजर, सो बहुत अच्छा if क्वेश्चन I है। have a conviction on product, then I should go. But if I'm a new user, a new investor, novice in this field, and I do not have a very clear information, then बहुत what should अच्छा I do? क्वेश्चन है ये। बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, या आपके पास दूसरे एसेट्स बफर में है या नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास कैपिटल तो है, बट अभी आप डिप्लॉय नहीं करना चाहते उसको, कि आपको किसी और लॉन्ग टर्म स्टॉक में डिप्लॉय किया है, या अपने बिजनेस में डिप्लॉय किया है, या किसी और प्रोडक्ट में डिप्लॉय किया है जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। यू हैव द कैपिटल बट यू डोंट हैव द लिक्विडिटी, सो वहां पर आप सेफ हैं बिकॉज आपके पास ओवरऑल कैपिटल है। एंड दूसरा, अगर आपको सामने कोई नियर फ्यूचर के अंदर कोई वोलेटाइल कोई इवेंट नहीं नजर आ रहा है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई ऐसा वार का सिनेरियो नहीं है, और आपको कन्विक्शन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर फेथ है, कन्विक्शन है, आपको मार्केट पर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, सपोज कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के ऊपर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, और आपको कन्विक्शन है, तो आप 3 to 4 टाइम एक्सपोजर अपने कैपिटल का ले सकते हैं। देखिए, जहां भी आप लेवरेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो डेरिवेटिव है, चाहे MTF है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। जितने भी अच्छे एडवाइजर्स हैं, जितने भी अच्छे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, या कोई एप्स हैं, हम लोगों के जितने भी हम भी जो भी एडवाइजरी इशू करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ में हम लोग रिकमेंड करते हैं। 100 रुपए की कोई चीज है तो हम बोलेंगे कि अपसाइड इज 20 और 15, बट डाउन साइड इज 5 और 7 और 8। तो डाउन साइड पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी जरूर होना चाहिए जहां भी आप लेवरेज ले रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका जो भी आपने 25 to 35% कैपिटल लगाया है, वो कहीं मार्केट क्रैश हो रहा है और वो पूरा कैपिटल इरोजन। सर एक चीज और क्लियर कीजिएगा, ये स्टॉप लॉस आप जो कहना चाह रहे हैं, ये फॉर द लॉन्ग रन कहना चाह रहे हैं, लाइक जैसे 3-5 डेज 7 डेज में 1% अगर लाइक मैंने 10 रुपीज या 10% का डाउन साइड रखा है स्टॉप लॉस, तो जो न्यू इन्वेस्टर है वो सोचेंगे सेम डे का स्टॉप लॉस लगाया मार्केट में 330 तक की। नहीं, आपको जब भी कोई रिकमेंडेशन आएगा एडवाइजरी टीम से, तो आएगा ये XYZ शेयर सपोज 650 में बाय करना है, राइट? सो टारगेट प्राइस इज 730 एंड स्टॉप लॉस इज 620। तो आपने 650 में बाय किया, 620 यानी 30 रुपीज, रफली 4 to 5%। देयर इज नो सच फॉर्मूला, ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो पर्टिकुलर इस एग्जांपल में 30 रुपया 650 रुपए का कितना हुआ? रफली 5% हुआ। तो रफली 5% आपका डाउन साइड पहले से एडवाइजर ने आपको एडवाइस कर दी। अब वो एक दिन में फॉल आए, या एक महीने में आए, या एक साल में आए, पर आपको ये ट्रैक जरूर रखना है कि 630 आज आ गया, अब मुझे वेट नहीं करना है। गॉट योर पॉइंट्स।
लाइक जैसे इसमें सर कई बार लोग कहते हैं अभी मार्केट गिर रही है, थोड़ा पेशेंस से काम लो, लाइक पैनिक नहीं हो। तो उस सिचुएशन के लिए क्या ये आपने पहले भी बताया है कि ओवर लिवरेजिंग नहीं करना चाहिए। तो लाइक इफ आई हैव ₹100 इन माय pool and then I should use only 25 or ₹50 to cover the future volatility of market. Is this right, sir? देखिए, लोग क्या कहते हैं वो उस पर नहीं चलना है। आप एडवाइजर की एडवाइस फॉलो करें। जो जैसे कि पहले बताया कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और दूसरा हमने एक डिस्कस किया स्ट्रेटजी कि अगर कोई इवेंट सामने आ रहा है, इलेक्शन आने वाला है, बजट आने वाला है, तो ओवर लिवरेजिंग ना करें। ओके। बट सर इसमें एक पॉइंट और भी निकलता है कि जब मार्केट तेजी से स्टीप मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो उस सिचुएशन में जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका फंडामेंटल्स हमने देखा हुआ है, तो उनका एक तरह से सेल लग जाता है। तो क्या वो समय सही नहीं होगा एमटीएफ यूज करने के लिए और मोर लिवरेजेस एक्सपोजर लेने के लिए? जी बिल्कुल, आप उसको वॉच कीजिए। मार्केट क्रैश होने के बाद थोड़ा उसे स्टेबल होने दीजिए। आपके एडवाइजर्स भी आपको आई एम श्योर उस पीरियड के अंदर एडवाइस करेंगे कि कौन सा स्टॉक अब अंडर वैल्यू स्टॉक है, किसको बाय करना चाहिए। ओके, थैंक्स। आपने लाइक इसके एडवांटेजेस बताएं, लिमिटेशंस बताएं। क्या आप पर्सनली एमटीएफ यूज करते हैं, और अगर करते हैं तो आपने क्या क्या लाइक प्रिकॉशंस लिए हैं? जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई वही मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। ओके। वोलेटाइल डेज अगर आगे आने वाले नियर फ्यूचर में हैं तो अवॉइड करता हूँ। वोलेटिलिटी सेटल हो गई है, इलेक्शन रिजल्ट सेटल हो गए हैं, बजट सेटल हो गया है, तब एडवाइज़र की एडवाइस के ऊपर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को बाय करते हैं। और जो थोड़ा मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए है उसमें कुछ लेवरेज भी यूज़ करते हैं। ओके सर, आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा मेरे लिए एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल। इसमें हम लोगों ने जाना, कई चीज़ों को जाना। उसमें से मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप करेक्ट कर दें। लाइक आपने बताया एमटीएफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिलीवरी। इसमें एक पार्ट मार्जिन देता है क्लाइंट और रिमेनिंग ब्रोकर फंड करता है। पार्ट मार्जिन जो क्लाइंट देता है वो क्लाइंट मार्जिन कैश के फॉर्म में भी दे सकता है, और जो उसके पास अगर सिक्योरिटीज फ्री है उसको भी मार्जिन प्लेस करके। उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि अगर वो फंड्स दे रहा है यानी कैश दे रहा है, तो उसने 100 दिया और 400 का बाई किया, तो उसको इंटरेस्ट जो पेमेंट करना होता है वो 300 पर करना होता है। ओके। लेकिन अगर वो स्टॉक्स दे रहे हैं, 100 के स्टॉक दिए और 400 बाई किया, तो बिकॉज पूरा 400 ब्रोकर फंड कर रहा है जी, तो पूरे 400 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट जो है वो हम लोग डेली कंपाउंड नहीं करते हैं, इंटरेस्ट को हम मंथली बेसिस पर चार्ज करते हैं, सो दैट कि क्लाइंट के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर उसका कंपाउंडिंग बर्डन ना पड़े। मतलब अगर मार्जिन मैं ब्रोकर से एमटीएफ के लिए मुझे मार्जिन पे करना होता है, लाइक क्लाइंट को मार्जिन पे करना होगा, तो वो मार्जिन अगर वो कैश के फॉर्म में लेके आ रहा है तो रिमेनिंग डेबिट पे टोटल परचेज वैल्यू और मार्जिन पेड का जो डिफरेंस आ रहा है, लाइक अगर 4 लाख रुपीज का मैंने परचेज किया और 1 लाख रुपीज मैंने कैश पे किया, तो 3 लाख रुपीज पे फंडिंग हुई ब्रोकर की तरफ से और इंटरेस्ट भी 3 लाख पे लगेगा। करेक्ट। अगर मैंने कैश के फॉर्म में मार्जिन नहीं पे किया है एज ए इन्वेस्टर, तो कंप्लीट परचेज अमाउंट, यानी कि जो परचेज अमाउंट लाइक मैंने 4 लाख रुपीज का परचेज किया, तो 4 लाख रुपीज का डेबिट होगा जो ब्रोकर कंप्लीटली फंड करेगा और इंटरेस्ट भी उसी पे लगेगा। करेक्ट। बट यहाँ पे एक सुविधा है उन लोगों के लिए, बिकॉज लिक्विड कोई हर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट, उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो उसने उसके फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, उसको मार्जिन प्लेस करके मार्जिन ट्रेडिंग कर सकता है। लाइक रिलायंस को पहले कभी परचेज किया है, उसके बदले में नया रिलायंस भी ये अच्छी बात आपने बोली कि मार्जिन प्लेज करके वो शेयर्स, अब एज पर सेबी गाइडलाइन शेयर उसको ट्रांसफर नहीं करना है ब्रोकर को। शेयर की ओनरशिप उन्हीं की रहेगी, इन्वेस्टर की रहती है, और वो एक डिफरेंट अकाउंट में, मार्जिन अकाउंट के फेवर में प्लेज हो जाते हैं। अब इसमें आपने ये भी बताया कि ये काफी इजी इन टुडेज वर्ल्ड, इजी टू एनरोल, यस, DIY, इजी टू एनरोल, इजी टू स्टार्ट, यस, एवरीवन प्रेफर्स DIY।
तो अगर न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड होना चाहता है तो ही कैन यूज आर DIY मॉडल और वहां से KYC करके वहां से MTF ले सकता है, किसी से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर उसको वहां पर सिर्फ सेलेक्ट करना है MTF, ओके, तो ऑटोमेटिकली वो उसका फंडिंग हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे रिस्क डिस्क्लोजर है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको एक बार गो थ्रू कर ले। जरूर। हाँ, उसके बाद अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या किसी और ब्रोकर का भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो वो भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। अगर हमारे यहाँ करना चाहता है तो वी हैव अ सिंगल डेस्टिनेशन, दैट इज सिंगल पॉइंट। तो वहां से क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट रेज कर सकता है और वो भी एक तरह का फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो ये भी आपने क्लियर किया। साथ में आपने बताया कि ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, सही टाइम क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस होनी चाहिए, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए, कन्विक्शन है तो जाना चाहिए, एंड इतना क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि हम कोई MTM लॉस इनकर कर रहे हैं तो उसको कवर कर सके इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। बिल्कुल। थैंक्स। तो ये था मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे अगले एपिसोड्स मिस ना करें। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें। आप MTF को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या एक रिस्क? हम आपके थॉट्स सुनना चाहेंगे। थैंक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.